देखिए, फॉर्म भरने के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पूर्व में किसी भी रेलवे की भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, यानी कि OTR किया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उससे जो है सीधे आप यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पहली बार रेलवे का किसी प्रकार की फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो नेशनलिटी है वो बताना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका फुल नेम, फिर फुल नेम को जो है रीटाइप यहाँ पे करेंगे। जिस तरह से अपना नाम लिखेंगे उस तरह से दोबारा यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी अपना नाम चेंज किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं। उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन देना होगा। नहीं चेंज किए हैं, नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर उसको रीटाइप करेंगे। यहाँ पे जेंडर बताएंगे मेल है फीमेल है। फिर इसको रिकन्फर्म आपको करना होगा। यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे, फादर का नेम दोबारा टाइप करेंगे। मदर का नेम लिखेंगे, मदर का नेम दोबारा टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि ईमेल ID लिखकर OTP के थ्रू इसको वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालकर जो है OTP के थ्रू इसको भी वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से वेरिफिकेशन CSC से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आधार वेरीफाई करना जरूरी है। और आपके आधार कार्ड में और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दोनों में सेम डेटा होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, बाकी आपका नेम, फादर का नेम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए बताया गया है कि जो भी आपका नेम है, जेंडर है, DOB है, एड्रेस है, फोटो, KYC, आइडेंटिफिकेशन सेम होनी चाहिए। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है वेरिफिकेशन करने के बाद आधार, और उसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है, जिससे कभी भी किसी प्रकार की रेलवे की भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसी पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म को भर पाएंगे। तो पासवर्ड में जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम एक डायरेक्ट 140 वगैरह 120 वगैरह 130 मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसको यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे, दोबारा टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के जो बटन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है उसका पूरा जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेंगे और उसके बाद अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने की आवश्यकता है। तो यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है ऑलरेडी हैव अकाउंट का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पूर्व में अपना जो ID है वो बना लिया हुआ है तो आप सीधे यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं, और नए कैंडिडेट जिन्होंने अपना ID क्रिएट किया हुआ है वो भी यहाँ से लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप चाहें तो सीधे अपने आधार कार्ड के माध्यम से OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको यूजर ID पासवर्ड याद नहीं है तो उस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे अपने यूजर ID पासवर्ड से ही लॉगिन करूंगा तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका यूजर ID या पासवर्ड डालना होगा। तो यूजर ID में आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID यूज कर सकते हैं, और पासवर्ड आपने जो बनाया होगा उसको आप यहाँ पे डालेंगे। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है डालकर यहाँ से पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करने के बाद अपने यूजर ID पासवर्ड को डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट के बटन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है OTP भेजने के लिए बोला जाता है। तो OTP आप किस पे मंगाना चाहते हैं, मेल ID पे या फिर अपने मोबाइल नंबर पे। तो जिसपे भी आपको OTP चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर पे या फिर जीमेल पे OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है बटन देखने को मिलेगा, इस पे एक बार आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे ALP की जो पोस्ट है ना आपको देखने को मिल जाएगा, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले अपना जो RRB है ना उसका आपको सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से RRB में फॉर्म को भरना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी जानकारी जरूर देख लीजिएगा कि आपके RRB में जिसमें फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है और टोटल कितना पोस्ट है। नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो 20 नंबर पेज पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी RRB वाइज वैकेंसी का डिटेल्स है वो कितना है। जैसे कि मान लीजिए अहमदाबाद में फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे EVAR के लिए 223 पोस्ट है, SC के लिए 74 पोस्ट है, ST के लिए 37 पोस्ट है, OBC के लिए 130 पोस्ट है, EWS के लिए 33, टोटल जो है 497 पोस्ट है, और एक सर्विस मीन्स के इसमें 50 पोस्ट है। इस तरह से जिस भी RRB के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस कैटेगरी में देख लेंगे कि किस कैटेगरी में जो है कितना पोस्ट है और टोटल यहाँ पे कितना पोस्ट है। टोटल देखेंगे तो 9,970 पदों पे भर्ती निकाली गई है। सबसे ज्यादा देखेंगे तो कौन से RRB में भर्ती है इसकी जानकारी भी आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। देखिए 928 पोस्ट यहाँ पे भुवनेश्वर में है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे 679 जो है अजमेर में है। तो इस तरह से आप देख लेंगे जहाँ भी आपको फॉर्म भरना है उसकी जानकारी जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए जम्मू श्रीनगर में 8 ही पोस्ट है। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे पटना में जो है 33 पोस्ट है, रांची में देखेंगे तो 578 पोस्ट है। तो इस तरह से आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा जिस भी आरआरबी के लिए आपको फॉर्म को भरना है। नोटिफिकेशन के 20 नंबर पेज पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी आरआरबी है ना उसका सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे पटना का फॉर्म भरना है तो हम यहाँ पे पटना का सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना होगा कि अभी हम किसी भी आरआरबी आरआरसी के द्वारा डिवाइडेड कैंडिडेट नहीं है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। देखिए कई सारे लोग को जो है आधार भी वेरीफाई करना पड़ सकता है। पहले अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो अपना जो आधार है ना ओटीपी के थ्रू वेरीफाई भी करना पड़ सकता है, तो उसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल आउट करना है, जिसमें कुछ जानकारी आपका जो है पहले से जो अपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है उसके माध्यम से फैच कर लिया गया है। कुछ जानकारी यहाँ पे आपको बतानी है कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से बताना है। रिलीजन क्या है वो बताएंगे, मदर यानी कि मातृभाषा क्या है वो बताएंगे। आप जो है कौन से लैंग्वेज में अपने एग्जाम को देना चाहते हैं देखेंगे तो सारे जो है लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे 2 पहचान चिन्ह आपको देना है जो कि आपके शरीर पे कट का, तिल का या फिर किसी प्रकार की कोई भी निशान हो सकता है, जैसे कि मोल मार्क या फिर कट मार्क आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपके शरीर पे कहीं भी निशान होगा उसकी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। तो आपको जो है कम्युनिटी डिटेल्स यहाँ पे देना है। यहाँ पे जो है काफी सारे लोग फंसते हैं, आपको नहीं फंसना है। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए आप SC ST से आते हैं तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बना कर देंगे, जो कि बिहार से RTPS से बना सकते हैं, और बाकी आप अदर स्टेट से हैं तो अपने स्टेट से बनाकर दे सकते हैं SC ST का सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप बिहार से BC हैं तो आप सीधे जो है सेंट्रल लेवल पे OBC में जाएंगे, तो आपको जो है OBC की ही सिलेक्शन करना होगा। अगर कोई EWS है तो EWS का सिलेक्शन करेगा तो उसको जो है EWS प्रमाण पत्र देना हो। अब OBC में क्या होता है कि बिहार से बना जो एनसीएल होता है वो आपको नहीं देना होता है, बल्कि सेंट्रल लेवल से जो आपका OBC एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है वो बनाकर आपको देना होता है, जो कि RTPS के माध्यम से जो RO लेवल का बनता है रेवेन्यू ऑफिसर का वो बना सकते हैं, वो एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मान लीजिए OBC का सिलेक्शन करेंगे तो ये कहेगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके द्वारा अपना जो SC ST प्रमाण पत्र है जैसे कि जाति है वो देना है और OBC को नॉन क्रिमिनल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्री करना है और उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे डालना होगा। क्या आप नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछेगा कि आपका जो है कास्ट का नेम क्या है, किस जाति से आप आते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो भी आपका OBC एनसीएल है जो अपने सेंट्रल लेवल यानी कि RTPS से बनाया हुआ है OBC एनसीएल, ध्यान रखिएगा बिहार का एनसीएल नहीं देना है। OBC एनसीएल जो कि सेंट्रल लेवल से बनता है उसकी हमने वीडियो दिया हुआ है, यहाँ पे वीडियो आपको देखने को मिलेगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है वो सर्टिफिकेट कौन बनाया है, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो है अधिकारी का नाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अपने चीफ प्रेडेंसरी मजिस्ट्रेट से बनवाया हुआ है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से बनाया हुआ है, एडिशनल मजिस्ट्रेट से बनवाया हुआ है, या फिर अपने कलेक्टर से बनवाया हुआ है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग का जो बिहार में बनता है मोस्टली अंचल स्तर का रेवेन्यू ऑफिसर का, तो ये वाला आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमारा जो है RO से बना हुआ है। तो जैसे कि बिहार की हम बात करें तो रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से बनता है, जो कि उनका रैंक जो है तहसीलदार से नीचे नहीं होता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यूपी से हैं तो तहसीलदार से अपने बनवाया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से आपका स्टेट में देख लेंगे कहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू है, सर्टिफिकेट पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो क्या करना है कि डाल देना है, फिर अपना स्टेट बताना है कि आप जो है कहाँ से हैं, किस स्टेट से आपने सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है। तो मेरा बिहार से बना हुआ है तो मैं बिहार से ही बताऊंगा। फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट इशू आपको बताना है कि आपने जो है सर्टिफिकेट कब का इशू करवाया हुआ है, 1 साल का अंदर का होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो सर्टिफिकेट का जो भी इशू डेट है वो आपको यहाँ पे बताना है। इस तरह से मान लीजिए अगर आप यहाँ पे SC ST का सिलेक्शन करते हैं तो अपना जो SC ST प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कास्ट आपको बताना होगा कि इस कास्ट से हैं। फिर यहाँ पे अपना इशूइंग अथॉरिटी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें आप देखेंगे तो रेवेन्यू ऑफिसर आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी दूसरे किसी अधिकारी से बनाए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें से कोई एक अधिकारी से आपका इशू होनी चाहिए। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इशू डेट आपको बताना है। अगर आपको ट्रेवल पास चाहिए, क्योंकि SC ST को जो है ट्रेवल पास यहाँ पे मिलता है, तो यस करके बता सकते हैं कि आपका जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसके माध्यम से अपना पास लेना चाहते हैं। नहीं लेना चाहते हैं नो करेंगे। पास लेने के लिए यहाँ पे अपना जो भी देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ता है आपको, तो इसको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा, जो कि 400 KB ओनली PDF में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी पोस्टल एड्रेस है वो आपको बताना है कि प्रेजेंट एड्रेस आपका कहाँ है। जैसे सबसे पहले स्टेट बताएंगे, फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, टाउन मेजर टाउन यहाँ पे बताएंगे, पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका प्रेजेंट
परमानेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है सेव का बटन मिलेगा, क्लिक करके इसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है अदर डिटेल्स फिल करना है, जिसमें अगर मान लीजिए आपने एक सर्विसमैन के रूप में काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे अगर आप ईबीसी डिटेल्स अपना देना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे बिहार में ईबीसी अलग होता है और सेंट्रल लेवल में ईबीसी अलग होता है। ईबीसी का मतलब होता है कि मान लीजिए यस आप करते हैं तो पूछेगा कि क्या आप बीपीएल कार्ड धारी हैं या फिर आपका जो भी फैमिली इनकम है वो 50,000 रुपए से कम है, तो आप जो है ईबीसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको यस करेंगे, ना था आप सीधे यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आपने रेलवे में किसी प्रकार की आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं इस यस करके कि किस प्रकार के जो यहाँ पे सर्विस वगैरह वगैरह, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे करेंट एम्प्लॉय डिटेल्स आप बता सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में काम कर रहे हैं फिलहाल, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है एनसीवीटी, ठीक है, एनएससी वाला, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने किया हुआ है। तो जैसे ही बताएंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कौन सा ट्रेड है आपका। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग का डेट, इंड डेट बताएंगे। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट आपको बताना है कि आप पास हो चुके हैं या फिर अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, नहीं अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है तो सीधे इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स देना होता है, जो भी आप पैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फी के रूप में जमा करेंगे। जब आप सीबीटी 1 एग्जाम में अपियर होंगे तो पैसे जो है इसी खाते में आपको रिफंड कर दिया जाता है, जो कि रिफंडेबल होता है। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, उनका बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे और कैंडिडेट का ही आपको देना है। फिर यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे उनका बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड लिखेंगे, कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो बैंक का नेम और बैंक का जो एड्रेस है ना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सेव करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है ना उसको आपको फिल आउट करना है। अगर आपने मैट्रिक का जानकारी जो है पहले से फिल आउट किया होगा तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ से आपको फिल आउट करना होगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक की जानकारी बतानी है, कौन से आपने स्टेट से पास किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, बोर्ड क्या है आपका 10वीं का, फिर यहाँ पे आपने कब पास किया हुआ है, उसका रोल नंबर क्या है और यहाँ पे उसका जो भी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आपको दर्ज करके इसको यहाँ पे सेव करना है। तो इस तरह से आपका जो मैट्रिक की जानकारी है ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में देखिए, अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, इस पे भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने इंजीनियरिंग में जो है डिग्री किया हुआ है तो इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने आईटीआई 10वीं के बाद किया हुआ है तो इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है 10वीं के बाद तो इस पे भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके पास जो है 4 क्वालिफिकेशन है 10वीं के बाद, जिसको भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिकल, तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे हम डिग्री की बात करें तो इसमें देखेंगे तो वही सारे जो है ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। इससे अगर आपने बीटेक वगैरह वगैरह किया हुआ है, मतलब कि इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे आईटीआई में देखेंगे तो बहुत सारे आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। अमेचर एंड कॉइल वेंडर से किए हैं, इलेक्ट्रिशियन किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक किए हैं, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैशनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो अगर आपने मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक किया हुआ है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक किया हुआ है, ट्रैक्टर मैकेनिक किया हुआ है, टर्नर या फिर वायरमैन, तो इस प्रकार के कोई भी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलपी के पदों पे एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद स्टेट बताना है कि आपने कहाँ से आईटीआई किया हुआ है, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट इशू जो है किनके द्वारा हुआ है, एससीवीटी या फिर एनसीवीटी वो बताएंगे, सर्टिफिकेट का टाइप बताएंगे कि एनटीसी है या फिर एसटीसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जानकारी को भर के आपको ऐड करना होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ट्रेड देख सकते हैं, वही ट्रेड आपको देखने को मिलेगा जो कि आईटीआई में देखने को मिलता है। तो जो भी आपने ट्रेड से किया हुआ है उसकी जानकारी सिलेक्ट करने के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट का नेम, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है तो एनसीवीटी आपको देखने को मिलेगा। और सर्टिफिकेट टाइप में आपको एनएससी वाला जो सर्टिफिकेट है ना वही चलेगा, अप्रेंटिसशिप वाला। ठीक है, तो इस तरह से अपने जानकारी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आईटीआई जो है किया हुआ है तो आईटीआई के हिसाब से मैं अपनी जानकारी को डालकर ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा। तो इस तरह से देखेंगे आईटीआई की भी जानकारी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मान लीजिए आप इसमें से और भी कोई क्वालिफिकेशन किए हुए हैं तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, हालांकि देना मैंडेटरी नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ का जो साइज रहेगा 100 KB से लेकर जो है 150 KB के बीच में रहेगा। इसकी जो डायमेंशन रहेगी 320 × 240 पिक्सल में इसको रखना है जेपीजी फॉर्मेट में। ध्यान रखिएगा जो भी आपका फोटोग्राफ रहेगा उसका जो बैकग्राउंड
बैकग्राउंड कलर होनी चाहिए व्हाइट होनी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा बताया गया है। और 2 महीने ज्यादा जो है पुराना आपका फोटो नहीं होनी चाहिए। और कलर जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोटो का साइज बनाने के लिए iMeResizer यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में iMeResizer.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। ओपन करके यहाँ से जो फोटो का सिलेक्शन करना है। इस तरह से आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 320 इंटू 240 में इसको रखना है पिक्सल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा 320 इंटू 240 पिक्सल में इसको बोला गया है बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको बना देंगे, पिक्सल में ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे JPG आपको सिलेक्शन करना है और उसके बाद इसको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना डाउनलोड हो जाता है, जो कि 12 KB में हुआ है। लेकिन हमें जो है इससे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए बड़ी आसानी से आपको PI7 इमेज टूल यहाँ पे सर्च करना है। तो फर्स्ट में ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा। ओपन करिएगा, इंक्रीज इमेज साइज इन KB के बटन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो फोटो है ना उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 100 से लेकर जो है 150 KB के बीच में होनी चाहिए, तो हम इसको 120 KB दे देते हैं। इंक्रीज साइज के बटन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, तो यहाँ से आपका जो फोटो का साइज है ना उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। देखिए 119 KB में जो है इसको इंक्रीज कर दिया गया है। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो जो है डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद जो है फोटो आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, इसका सैंपल भी आप देख लीजिएगा कि आपका फोटो जो है इस तरह से होनी चाहिए। इस प्रकार का जो फोटो है ना, खराब फोटो आपको अपलोड नहीं करना है। नॉर्मल जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना उस तरह से यहाँ पे अपलोड करना होता है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज के बटन पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपका फोटो है उसका सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से फोटो आ जाएगा। यहाँ पे जो है साइन का एक बटन आपको देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम साइज की बात करें तो इनके द्वारा बताया गया है कि 30 से लेकर जो है 49 KB के बीच में इसका जो साइज होनी चाहिए। और बाकी इसका जो पिक्सल बताया गया है कि 140 इंटू 60 पिक्सल में होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। ब्लैक इंक से आपको जो है व्हाइट जो पेपर होता है ना उस पे आपको ये सिग्नेचर करना है व्हाइट पेपर पे, ठीक है। और ब्लैक जो स्मॉल लेटर होता है, मतलब जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं उस तरह से करिएगा। पूरा जो है ब्लॉक लेटर में नहीं करना है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना है। इसका भी साइज आप यहाँ पे आकर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटो का सिग्नेचर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इनका डायमेंशन बताया गया है आप यहाँ पे देखेंगे 140 इंटू 60 पिक्सल यहाँ पे इसको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 160, ठीक है, इंटू 40। इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसका साइज अगर छोटा हो रहा है तो यहाँ पे आकर इस साइड पे जो है सिग्नेचर को अपलोड करके साइज अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। और उसको यहाँ पे क्या करना है कि चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके इसको भी अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें एक ही पोस्ट है, असिस्टेंस लोको पायलट। तो उसका सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें मल्टीपल पोस्ट नहीं है कि ऊपर नीचे आपको करना है, तो इसको ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम ट्रेड पार्ट बी में जो आपका CBTT होता है उसमें जो है कौन से ट्रेड का जो है एग्जाम आपका होगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो भी आपका ट्रेड होता है ना उससे रिलेवेंट यहाँ पे आपका जो है एग्जाम होता है CBT2 में पार्ट बी में, ठीक है। तो आपने जो भी ट्रेड से अपना ITI या फिर जो भी किया हुआ है वही ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि पार्ट बी में CBT2 पार्ट बी में आपका जो है इसी ट्रेड से जो है एक एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी प्लेस है जहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे जो है आपको डेट देखने को मिलेगा किस डेट को फॉर्म को भर रहे हैं। बाकी यहाँ पे सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया हुआ है सिग्नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना है कि इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है पूरा प्रीव्यू सेक्शन यहाँ पे आएगा जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती किया हुआ है तो आप यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके जरूर एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है ना सबमिट हो जाता है। यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट है वो आपको करना है। तो पे नाउ के बटन पे क्लिक करके यहाँ से जो अपना पेमेंट है ना उसको आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 250 रुपया पेमेंट करना है। पे नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, NEFT, SBI ब्रांच जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से अपना जो पेमेंट है ना वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे उसके माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। हे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।